आ रहे हैं। लेक्चरर हिस्ट्री का पेपर है, फीमेल का हुआ था, BS 17 स्केल का होता है ये। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट HEC के थ्रू ही होते हैं, जो कि 2021 में हुआ था। सो स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी इयर्स कांग्रेस मिनिस्ट्रीज लास्टेड? कितने साल तक जो कांग्रेस के मिनिस्टर्स हैं या कांग्रेस मिनिस्ट्रीज हैं वो हुकूमत पे जारी रहे, हुकूमत में रहे, उसके उनके कांग्रेस के मिनिस्टर्स। अब कांग्रेस क्या चीज़ है? कांग्रेस आपको पता होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस है। 1885 में बनी थी, जिसे A.O. ह्यूम ने बनाया था। बम्बई में फाउंड हुई। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में था। अब 1885 से लेकर बाद में जब 1936 1937 में बेसिकली इलेक्शन होते हैं। अब इसकी मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिखी हुई है, तो उसको गौर से समझते जाइएगा। देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था 1935 में। 1935 में गवर्नमेंट इंडिया एक्ट बना था ये, और ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हुआ था 1937 में। ये याद रखना है आपने। ये दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे पाकिस्तान ने भी आज़ादी के बाद अडॉप्ट किया, इंडिया ने भी किया था। और यही जो 1935 का एक्ट है, ये 1937 में जाके इम्प्लीमेंट हुआ था, 2 साल बाद नाफिज हुआ था। और इसी के तहत 1935 का जो एक्ट था, इसी के तहत जनरल प्रोविंशियल लेवल पे इलेक्शन हुए थे, विंटर में, सर्दियों में, 1936 और 1937 में। ये दो इलेक्शन हुए थे 1936 37 में। मतलब इलेक्शन एक ही है, ईयर्स दो आ जाते हैं, क्योंकि 36 का एंड हो रहा था, 37 का स्टार्ट था, इस वजह से ये आ रहा है। और दो इसमें मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी सब कॉन्टिनेंट की, क्या था? कांग्रेस था, उस मुस्लिम लीग था। यही दो पार्टीज थी इस इलेक्शन में, जो कि 1936 और 1937 में हुए थे। ये आता है पेपर में कि इलेक्शन कब हुए थे, 1936 37 में। अब इसमें दो पार्टीज थी, मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस यहाँ पे बहुत ज्यादा सीट्स ले जाती है, उसकी डिटेल बता रहा हूँ। टोटल सीट्स थी 1771। और ये जो इलेक्शन हो रहे थे कितने प्रोविंसेस में थे? 11 प्रोविंसेस में। अब ये देख लें, PPSC के पेपर उठा के देख लें, काफी पेपर्स में आया हुआ है कि ये जो 1937 के इलेक्शन हुए थे कितने प्रोविंसेस में हुए थे? 11 प्रोविंसेस में आपको आना चाहिए। अब इसमें जो कांग्रेस थी, इसने काफी ज्यादा सीट्स हासिल कर ली, 750 उसमें से मेजॉरिटी इनकी सीट्स थी। और जो कि जिनमें हिंदू कम्युनिटीज में इन्होंने बहुत ज्यादा सीट्स ली थी। जबकि जो मुसलमानों की टोटल सीट्स थी वो 491 थी। 491 सीट्स थी, 491 सीट्स, जिसमें से मुस्लिम लीग ने जस्ट 106 सीट्स ली थी। बहुत ही कम सीट्स हैं। अब मुसलमानों की हों 491 टोटल सीट्स हों, और उसमें आप जस्ट लें 106, तो ये बहुत ही कम सीट्स हैं। इसलिए मुस्लिम लीग को ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं बने थे। मुस्लिम लीग इस इलेक्शन में बिल्कुल फ्लॉप हुई थी। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसने काफ़ी ज़्यादा सीट्स ली, इसलिए उसने फिर हुकूमत बनाई, उसने अपने अपने मिनिस्टर्स बनाए। और फिर ये कितने महीनों के लिए रहे? 27 मंथ्स के लिए। 27 मंथ्स के लिए जो कांग्रेस था, ये हुकूमत में आए, इन्होंने रूल किया। और ये मुसलमानों के लिए तो नाइट मेयर था, क्योंकि जब ये हुकूमत में आए तो फिर इन्होंने तो बहुत ज्यादा जुल्म ढाए मुसलमानों पे। तरह तरह के जुल्म जहां पे मिलते थे उन्हें मारा जाता था, किसी को कत्ल कर दिया जाता था, किसी की टांगें काट दी जाती थी, किसी का हाथ। तो जॉब तो बिल्कुल नहीं देते थे इनको। और मुसलमानों के लिए ये 27 मंथ्स बहुत डिफिकल्ट गुजरे हैं। तो ये इसकी डिटेल थी। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन हमारा था कि हाउ मैनी इयर्स कांग्रेस मिनिस्ट्रीज लास्टेड, कि जो कांग्रेस के मिनिस्टर्स थे वो कितने अरसे के लिए मिनिस्टर्स बने रहे। 2 इयर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ईयर्स हैं बेसिकली, ये 2 इयर्स। तो 27 मंथ्स हैं बेसिकली। अगर आपने वहां पे आ जाता है मंथ में, तो 27 लगाना है। वैसे 24 महीनों का 2 साल बनते हैं ना, तो इसीलिए 2 इयर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, अप्रोप्रिएट करके। सी इज राइट ऑप्शन। सेकंड है वंदे मातरम रिटन बाय बांकिम चंद्रा चटर्जी। वंदे मातरम अब हिंदुओं का, ऐसे समझें, होली तराना है।
इसको बहुत पॉजिटिव लेते हैं। और ये किस नावल में है? आनंद माथ में है। आनंद मैथ में है, आनंद माथ ये नावल है। अब इसकी थोड़ी डिटेल कर लेते हैं। वंदे मातरम को लिखा किसने था? चंद्रा चटर्जी ने लिखा था। उसने इसमें बता दिया है, वैसे भी पेपर में बहुत ज्यादा आता है कि वंदे मातरम वाज रिटन बाय बांकिम चंद्र चटर्जी इन 1890, 1870 में लिखा था। और जो कि इंक्लूड हुआ था 1882 में, किस में? बंगाली नावल में अनंदा नाथ में, अनंदा मैथ में, जो हम पढ़ रहे हैं यही। और इस पोएम को गाया था, वंदे मातरम को गाया था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये रविंद्रनाथ टैगोर है। 1896 में इसने संग किया था, गाया था। अब यूं आता है कि वंदे मातरम वाज संग बाय, तो फिर आपने रविंद्रनाथ टैगोर लगाना है, क्योंकि गाया इसी ने था। अगर यूं आ जाता है वंदे मातरम वाज रिटन बाय, फिर आपने बांकिम चंद्र चटर्जी लगाना है। 1870 में इसने ये वंदे मातरम लिखा था। अब बुक भी आपके पास आ गई, आनंद मैथ ये बुक थी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इनैगुरेटेड बाय। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किसने किया था? इनैगुरेट किसने किया था? अब कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, 14 अगस्त 1947 में, उस वक्त पाकिस्तान के पास कोई हायर लेवल का बैंक तो था नहीं। तो पाकिस्तान को इनिशिएटिव लेना था कि एक बड़ा बैंक बनाया जाए जो कि पाकिस्तान के तमाम बैंकों के मामलात को डील करे, हेड बन के रहे, पॉलिसीज दे, मॉनेटरी पॉलिसीज दे, इन्फ्लेशन बताए और गवर्नमेंट की हेल्प करे, गवर्नमेंट के पास जो पैसे हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको सही तरीके से यूटिलाइज करे। इस वजह से स्टेट बैंक बहुत ज़रूरी था। और इसका इफ्तिताह किसने किया था? कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना ने इनैगोरेट किया। कब डेट आती है एग्जाम में? 1 जुलाई 1948 में। अब फिर आता है इसका पहला गवर्नर कौन था? जाहिद हुसैन वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जाहिद हुसैन पहला गवर्नर था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। और आजकल जो मौजूदा है मिस्टर जमील अहमद है, ये करंट गवर्नर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अपॉइंट कौन करता है? ये भी आ सकता है प्रेसिडेंट करता है, आपके सामने लिखा हुआ है। और ये कितने टाइम पीरियड के लिए होता है? 5 ईयर टाइम पीरियड है, होता है गवर्नर का। जो गवर्नर स्टेट बैंक का है उसका 5 ईयर टर्म पीरियड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैम्फलेट नाउ और नेवर वाज रिटन बाय। ये जो पैम्फलेट है नाउ और नेवर, ये किसने लिखा था? 1933 में चौधरी रहमत अली ने लिखा था। चौधरी रहमत अली ने एक पैम्फलेट लिखा था, रिसाला, नाउ और नेवर, अब या तो फिर कभी भी नहीं। ये बहुत बड़े रिफॉर्मर्स थे, ये चाहते थे कि पाकिस्तान जो है वो जल्दी से जल्दी आज़ाद हो जाए। और इन्होंने अपने रिसाले में नाउ और नेवर में पाकिस्तान का नाम भी तजवीज़ किया था। पाकिस्तान इन्होंने ही रखा था। फिर मुसलमानों को बहुत अच्छा लगा ये नाम, तो उन्होंने बाद में आज़ादी के बाद इसे अडॉप्ट किया था, पाकिस्तान ही रखा। और चौधरी रहमत अली ने ये पैम्फलेट लिखा था 1933 में। अब चौधरी रहमत अली का आता है कि ये पैदा कब हुए थे? नवंबर 1897 में हुए थे। बलनचौर में हुए थे, जो कि होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ब्रिटिश इंडिया में। इंडिया में है ये होशियारपुर। तो होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट भी आ सकता है, या बलनचौर ये भी आ सकता है, आपको आना चाहिए। अब इनकी डेथ कब हुई थी? 1951 में। कहाँ पे हैं दफन? कैम्ब्रिज में उस वक्त थे, इसीलिए वहीं दफना दिया गया। कैम्ब्रिज कहाँ है? यूके, इंग्लैंड में। और इन्होंने पाकिस्तान का नाम भी तजवीज़ किया था, चौधरी रहमत अली ने। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रिसाला असबाब बगावत हिंद वाज रिटन बाय सर सैयद अहमद खान। रिसाला असबाब बगावत हिंद सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। इस रिसाले में लिखा था कि 1857 की जब वार हुई थी ना, जंग आज़ादी, उसमें मुसलमानों ने भी पार्टिसिपेट किया था, उसी तरह हिंदुओं ने भी किया था। लेकिन जब जंग खत्म हुई तो ये जंग मुसलमान और हिंदू हार गए। फिर हिंदू जो थे वो ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए। उन्होंने कहा कि हम तो पहले भी गुलाम थे, अब भी गुलाम हैं, हमें तो इससे कोई इतराज नहीं है, और ना ही हम इस जंग में शामिल थे।
ये सब कुछ अगर किसी ने किया है तो वो मुसलमानों ने किया है। यही आज़ादी चाहते थे और आपके खिलाफ जंग इन्होंने की है। तो उसके बाद जो है मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए गए, मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, जगह जगह पे मारा गया। तो फिर सर सैयद अहमद खां को जब ये पता चला, तो उन्होंने फिर रिसाला निकाला असबाब बगावत हिंद, कि ये जो बगावत हुई है ये क्यों हुई है, इसकी वजह बताई उन्होंने। उन्होंने कहा कि ये आपकी जो पॉलिसी थी वो इतनी ज़्यादा रिजिड थी कि यहाँ के मुसलमान और हिंदू इन्होंने मिलकर बगावत की आपकी पॉलिसीज़ की वजह से। ना यहाँ पे पॉलिटिकल जमात थी, ना ही आप इनकी बात मानते थे, ना आप इन्हें जॉब्स देते थे, ना ही किसी इलेक्शन में, ना किसी पार्लियामेंट में इन्हें शरीक करते थे। इन्होंने अपने राइट तो मांगने हैं। और सेकंड थिंग, कि इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं थे, इसमें हिंदू भी बराबर के शरीक थे, वो लड़े थे, जब वो हार गए तो फिर आपके साथ जा बैठे। तो इस रिसाले ने बहुत ज़्यादा असर किया था, और फिर ऐसा ऐसा जो है हालात मुसलमानों की फेवर में बेहतर होते चले गए। तो इन्होंने ये रिसाला भी लिखा था असबाब बगावत हिंद, और आसार सनादीद भी बुक लिखी थी, तहजीबुल अखलाक भी लिखी। ये तीन इनकी बहुत फेमस बुक्स हैं। इसके अलावा सर सैयद अहमद खां की डिटेल पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में ये चीज़ें आती रहती हैं। अब सर सैयद अहमद खान क्या थे? सर सैयद अहमद खान एक इंडियन मुस्लिम रिफॉर्मर थे, फिलोसफर थे, एजुकेशनिस्ट थे, 19th सेंचुरी के ब्रिटिश इंडिया में। आप पैदा कब हुए? 1870 में दिल्ली में पैदा हुए, इंडिया में। 1898 में आपकी डेथ हुई अलीगढ़ में, इंडिया में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो बार बार आते हैं एग्जाम में। इसके अलावा नेक्स्ट है, जो आप जो थे, इन्होंने बहुत ज्यादा सर्विसेज दी थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी में, कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे हो जाएं। शुरू शुरू में आप यही चाहते थे, बाद में आपने देखा कि नहीं, हिंदू तो फिर अपने मफाद के बारे में सोचते हैं, इसलिए इनकी शराकत, इकट्ठे होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप जो थे, फादर थे, फादर ऑफ टू नेशन थ्योरी। ये आता है, हु वाज द फादर ऑफ टू नेशन थ्योरी? सर सैयद अहमद खान वाज द फादर एंड पायोनियर ऑफ टू नेशन थ्योरी। अब ये टू नेशन थ्योरी क्या थी, कि दो कौमें हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, मुसलमान हैं और हिंदू हैं। जो हिंदू और मुसलमान हैं, इनके रहन सहन, इनकी तहजीब, इनका कल्चर, इनकी इबादत, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और ये दो कौमें हैं, एक कौम नहीं है। इस वजह से ये इकट्ठे नहीं रह सकते। मुसलमान गाय को ज़िबा करते हैं, जबकि हिंदू इसको अपनी ममता मांगते हैं, पूजा करते हैं इसकी। तो जब ये कुर्बानी करते हैं, ज़िबा करते हैं, तो हिंदू जो है कत्लेआम शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये टू नेशन थ्योरी थी, दो कौमें हैं, दोनों को अलहदा कर दिया जाए। इसके अलावा आपने पाकिस्तान मूवमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा बेसिस प्रोवाइड की थी, बहुत बड़े रिफॉर्मर थे। आपने एलएलडी की हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग से इन 1889 में। इसके अलावा आपने 1838 में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की थी ईस्ट इंडिया कंपनी में, जो कि कंपनी बिजनेस की गर्ज से आई थी, बहुत बड़ी कंपनी थी जो रूल कर रही थी। उसके बाद आपने एज ए जज के तौर पर भी काम किया था काज कोर्ट में 1867 में, ब्रिटिशर्स के अंडर। और फिर आप रिटायर हो गए थे 1876 में। आपने फिर 1859 में एक इदारा भी इस्टेब्लिश किया था गुलशन स्कूल के नाम से, मुरादाबाद में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इदारा है, एग्ज़ाम में आता है। इसके अलावा विक्टोरिया स्कूल बनाया गाजीपुर में 1863 में, इसलिए बनाए कि जो मुसलमान थे, मुसलमानों के बच्चे थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हासिल करें, इस तरफ आएँ। अगर तालीम हासिल कर ली तो फिर उनके लिए पॉलिटिक्स या बाकी मामलात को डील करना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए आप चाहते थे कि जो मुसलमान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हासिल करें। एजुकेशन की तरफ आप बहुत ज़्यादा फोकस किया करते थे। आपने फिर साइंटिफिक सोसाइटी बनाई 1864 में। साइंटिफिक सोसाइटी ये थी कि ये ट्रांसलेशन किया करती थी, क्योंकि जो बुक्स आती थी, सिलेबस आता था, वो इंग्लिश में था। तो साइंटिफिक सोसाइटी जो थी, ये उसकी ट्रांसलेशन करती थी उर्दू में, पर्शियन में, ताकि मुसलमानों को पढ़ने में बहुत आसानी हो। तो साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में बनाई गई थी।
इसके अलावा आपने 1875 में एक इदारा फाउंड किया था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से, और जो कि पहली मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना साउथ एशिया में 1920 में। 1920 में यही इदारा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में यूनिवर्सिटी बना, बहुत हाई लेवल की यूनिवर्सिटी। सो नेक्स्ट करते हैं। अब लिखा हुआ ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होती थी, आपसे चीज़ें स्किप हो जाती थी, तो ये ज़्यादा बेहतर लगा मुझे कि यहाँ पे लिख के देना चाहिए, और फिर जब पीडीएफ आपको सेंड करूँगा तो लिखा हुआ ही आएगा। आपके लिए ही बेनिफिशियल है, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से इजाफी मटेरियल देख भी सकेंगे, पढ़ने में भी आसानी होगी। नेक्स्ट है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्टेड इन। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट कब हुई थी? जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट थी ये 1914 में स्टार्ट हुई थी, 1914 में, और 1918 में जाके एंड हुई थी। तो 1914 में स्टार्ट हुई और 1918 में जाके एंड हुई थी, मींस 14 ये 1918, 1918 में जाके एंड हुई थी। अब ये जो जंग थी ये हुई क्यों थी, इसको भी हम देख लेते हैं। देखें, जो असैसिनेशन हुआ था, असैसिनेशन कहते हैं कत्लेआम, कत्ल हुआ था किसका? असैसिनेशन ऑफ आर्चीड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड का। ये कौन था? ये मेन मेन हेड था, बनने वाला था मेन हेड ऑस्ट्रिया का, ऐसे समझे ऑस्ट्रिया का प्रेसिडेंट बनने वाला था ये। और सर्बिया से कुछ लोग आते हैं, सर्बिया से, और वो इसका कत्ल कर देते हैं। आर्ची डूक फर्डिनेंड का कत्ल कर देते हैं, कौन? सर्बिया से आए हुए लोग। अब ऑस्ट्रिया को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा लग जाता है कि ये हमारे प्रेसिडेंट को कत्ल करके चले गए हैं, और ये सर्बिया के भेजे हुए लोग थे, हालांकि वो वहाँ के नहीं थे। वहाँ उस गवर्नमेंट का तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी, वो कोई टेररिस्ट हो सकते हैं या कोई और थे जो कत्ल करके चले गए। फिर इन्होंने, जो ऑस्ट्रिया था, इन्होंने अटैक कर दिया, जंग लगा दी सर्बिया से। जब सर्बिया से जंग लगाई तो सर्बिया के साथ जो बाकी रिलेटेड कंट्रीज थी, ये देख लें ऊपर लिखा हुआ है तस्वीर में, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट अलायंसेस एंड न्यूट्रल कंट्रीज। सर्बिया के साथ कंट्रीज थी ये हंगरी, ऑस्ट्रिया, हाँ सर्बिया के साथ ये कंट्रीज मिल गई, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रशिया, इटली, यूएसए बाद में इन्वॉल्व हुआ। तो सर्बिया, इन्होंने ऑस्ट्रिया को कहा कि तुमने गलत अटैक किया है इस पे, इस वजह से ये सर्बिया का साथ देने के लिए ग्रेट ब्रिटेन आया, और यहाँ से फिर सेंट्रल पावर से ऑस्ट्रिया का साथ देने के लिए जर्मनी आया, फिर ऑटोमन अम्पायर आया, इस तरह ऑस्ट्रिया और हंगरी, फिर बल्गारिया आया, यहाँ से फिर फ्रांस, जापान, रशिया, इटली और आखिर में यूएसए आए थे। इनके फिर दो धड़े बन गए, एक तरफ थे अलाइड पावर्स, एक तरफ थे सेंट्रल पावर्स। सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑटोमन अम्पायर, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गारिया हो गए। दूसरी तरफ सर्बिया तो था ही, सर्बिया पे तो क्योंकि अटैक किया गया था, और उसके साथ मिल गए ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रशिया, इटली, बाद में यूएसए। इन्होंने इस पे अटैक करते 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 ये विन कर जाते हैं, और ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हार जाते हैं। इसी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में इनके हारने की वजह से जो बरतानिया था, ये ऑटोमन अम्पायर पे कब्जा करने वाला था। ऑटोमन अम्पायर तुर्की को कहते थे पहले। इस वजह से मुसलमानों ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खिलाफत मूवमेंट निकाली थी, ताकि तुर्की को महफूज रखा जाए, किससे? बरतानिया से, बरतानिया इस पे अटैक ना करे। इस वजह से मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया, खिलाफत मूवमेंट निकाली 1919 में, और 1924 में जाके एंड हुई थी। और इस तरह ऑटोमन अम्पायर बच गया था, टुकड़े तो हो गए थे लेकिन वो मुकद्दस मकामात ख़त्म नहीं हुए। ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट थी, जो 1914 से लेकर 1918 तक रही। नेक्स्ट है, द लास्ट गुरु ऑफ सिखिज्म वाज, आखिरी
गुरु कौन था सिखिज्म का? लास्ट गुरु वाज गुरु गोबिंद। आखिरी गुरु कौन था? गुरु गोबिंद was the last guru of the Sikhism religion। अब देखें, ये 10 गुरुज हैं, ये आपको आना चाहिए। टोटल गुरुज कितने हैं? 10 गुरुज हैं। इनके नाम चाहे तैयार ना करें, पहला कर लें और लास्ट कर लें। पहला कौन था? गुरु नानक था। और आखिरी कौन था? गुरु गोबिंद था, जो ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब टोटल कितने गुरुज थे? टोटल 10 गुरुज थे। पढ़ने पढ़ने हैं नेम तो पढ़ लें, कहीं भी कुछ भी अगर डिफिकल्ट बहुत ज्यादा हुआ तो हो सकता है आ जाए। पहला गुरु नानक था, फिर ऐगंद हुआ, फिर अमरदास हुआ, फिर रामदास हुआ, फिर अर्जन हुआ, फिर हरगोबिंद हुआ, फिर हर राय हुआ, फिर हर कृष्ण हुआ, तेग बहादुर हुआ, फिर लास्ट में गुरु गोबिंद हुआ। तो 10 गुरुज हैं टोटल सिखिज्म मजहब में। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ तारेन वाज फॉट बिटवीन। जंग तारेन जो हुई थी वो किस किस के दरमियान हुई? अब इसमें तो दिया हुआ है महमूद गौरी और पृथ्वीराज के दरमियान हुई थी। अब इसकी डिटेल आप देख लें। देखें, 1191 में 1191 में बैटल होती है, फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन के नाम से। किसके दरमियान? महमूद गौरी और पृथ्वीराज के दरमियान। जो पृथ्वीराज होता है ये हिंदू होता है, ये हिंदू है। और ये जो गौरी है ये तो मुसलमान था। अब गौरी जो है ये हार जाता है, ये जीत जाता है। पृथ्वीराज विन कर जाता है। कब? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में, जो 1191 में हुई थी। अब फिर एक साल बाद दोबारा से होती है बैटल ऑफ तराइन। तराइन के मौका पर एक साल बाद सेकेंड बैटल ऑफ तराइन कहते हैं, फिर महमूद गौरी और पृथ्वीराज के दरमियान होती है, जिसमें महमूद गौरी फिर जीत जाता है और पृथ्वीराज हार जाता है। और फिर गौरी जो है, ये गौरी डायनेस्टी यहाँ से शुरू होती है। मुसलमान यहीं से अटैक करते हैं और टोटल गलबा इनके हाथों में आता चला जाता है, और ये फिर इसको एक्सपेंड करते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। सो बैटल ऑफ तारैन किस किस के दरमियान हुई थी? महमूद गौरी और पृथ्वी चौहान के दरमियान। नेक्स्ट है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन। पहली जो बैटल ऑफ पानीपत हुई थी वो किसके दरमियान हुई? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर और इब्राहिम लोधी के दरमियान हुई थी। ये है 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है, बाबर और इब्राहिम लोधी के दरमियान। सो उसने फर्स्ट पूछी है, आपका क्वेश्चन क्लियर है। लेकिन टोटल जो जंगें हैं वो 3 हुई थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। 3 बैटल ऑफ पानीपत हुई। पानीपत इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जो वो जगह थी, वो एरिया, वो पानीपत का मकाम था, सिटी था। इस वजह से तीनों जंगें वहां पे हुई। तो तीन तीन बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड, थर्ड, इस तरह का। सो जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी 1526 में हुई। जी बोलिए। अच्छा, ये अनम्यूट ना किया करें, प्रॉब्लम हो जाती है फिर। अगर मैं सबको म्यूट कर दूं फिर वो अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर इसलिए नहीं करता क्योंकि फिर आपको कोई क्वेश्चन भी तो पूछना होता है अगर कहीं समझ नहीं आती तो। इसलिए अनम्यूट ना किया करें ताकि ये बीच में डिस्टॉर्शन ना हो। नेक्स्ट जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1556 में हुई। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर और हीमू के दरमियान हुई थी। अकबर मुगल बादशाह था, हीमू हिंदू था। इनके दरमियान पानीपत के मकाम पर 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुई। इसके दरमियान अहमद शाह अब्दाली और मरहटों के दरमियान हुई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाते हैं, मरहटास हार जाते हैं। इस पे मूवी भी बनी हुई है। और ये अकबर इसमें जीत जाता है, हीमू हार जाता है। इसमें बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोदी हार जाता है। लोदी डायनेस्टी यहीं पे एंड हो जाती है और मुगल डायनेस्टी यहाँ से शुरू होती है
क्योंकि जो बाबर था वो एक मुगल था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कैंप डेविड अकॉर्ड between Israel and Egypt was signed on। कैंप डेविड अकॉर्ड इसराइल और इजिप्ट के दरमियान, इसराइल और मिस्र के दरमियान कब साइन हुआ था? 17 सितंबर 1978 में हुआ था। अब ये क्या था? देखें, जो इसराइल है और इजिप्ट है, दोनों की बॉर्डर्स जो हैं बिल्कुल पास पास हैं, और दोनों बहुत ज़्यादा ऐसे करीब करीब हैं। इसराइल और इजिप्ट बिल्कुल छोटी छोटी कंट्रीज हैं दोनों, और फाइट करते रहते हैं। इसराइल बहुत ताकतवर है क्योंकि इसके पास एक तो दौलत बहुत ज़्यादा है, और सेकंड थिंग इनके पास फिर हथियार भी बहुत ज़्यादा हैं, और ये कहा जाता है कि इनके पास वो है, एटम बॉम्ब भी है। और ये जब इनके दरमियान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इसराइल की ये मसला है कि ये मुस्लिम जितने भी 7 कंट्रीज हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है, फाइट करते रहते हैं, लड़ाई करते हैं उनके साथ। सो इसलिए कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ था ताकि इनके दरमियान जंग स्टार्ट ना हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। यूएसए का प्रेसिडेंट था जिमी कार्टर, वो इसमें इन्वॉल्व होता है और इजिप्ट और इसराइल के दरमियान मुआहदा कराता है 1978 में, ताकि इनके दरमियान कोई प्रॉब्लम ना हो। सो कैंप डेविड अकॉर्ड वाज वर अ पेयर ऑफ पॉलिटिकल एग्रीमेंट था जो कि साइन हुआ था। इजिप्शियन प्रेसिडेंट की ने किया था, किसने? अनवर सादात था इजिप्ट का प्रेसिडेंट, ये आता है एग्जाम में। और इसराइल का प्राइम मिनिस्टर कौन था? मैक्जामिन बेंजिन था। और ये कब एग्रीमेंट हुआ था? 1978 में हुआ था। 12 दिन लगे थे इस एग्रीमेंट की निगोशिएशन करने में। कैंप डेविड जगह कहाँ पे है? वाइट हाउस में है। वाइट हाउस कहाँ पे है? यूएसए में है। और जिमी कार्टर वो प्रेसिडेंट था यूएसए का उस वक्त, जिसके थ्रू, जिसने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की थी इस एग्रीमेंट को करवाने के लिए। इसने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, इस वजह से ये एग्रीमेंट हो पाया था इनकी लड़ाई को रोकने के लिए। इसीलिए फिर पहला नोबेल प्राइज भी दिया गया था अनवर सादात को। नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, और ये पहला मुसलमान था जिसे पहली दफ़ा नोबेल पीस प्राइज अवार्ड हुआ था, क्योंकि अनवर सादात अगर ना मानता तो इनके दरमियान जंग हो जाती और बहुत ज़्यादा नुकसान होता। तो ये मान गया था, इस वजह से इसे फिर बाद में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, पीस क्रिएट करने पे। नेक्स्ट है, सिल्क रोड कनेक्ट्स पाकिस्तान विद विच कंट्री? सिल्क रोड पाकिस्तान को कनेक्ट करता है किसके साथ? चाइना के साथ। और सिल्क रोड बेसिकली एक नेटवर्क रोड है, ट्रेड रूट है, जो कि चाइना को मिडल ईस्ट से मिलाता है और फार ईस्ट से मिलाता है, यूरोप से मिलाता है। इसकी जो लेंथ है वो 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर इसकी लेंथ है। नेक्स्ट है, सादिक खान। Sadiq Khan, Mayor London, defeated which candidate in recent election? देखें, LLD लिखा हुआ है, कौन सी डिग्री है? ये लॉ की डिग्री है बेसिकली। LLB होता है, LLM होता है, LLD होता है फिर। तो ये लॉ में तो बहुत एक्सपर्ट थे सर सैयद अहमद खान। 12 है, सादिक खान मेयर लंदन डिफीटेड विच कैंडिडेट इन रिसेंट इलेक्शन? सादिक खान जो कि लंदन के मेयर थे, उन्हें शिकस्त उन्होंने शिकस्त दी थी किस कैंडिडेट को? शॉन बेले को शिकस्त दी थी। शॉन बेले जो कि लंदन में बहुत ही फेमस था, लेकिन सादिक खान ने फिर भी उनको शिकस्त दे दी और मेयर मुंतखब हुआ। लंदन सबसे इम्पोर्टेंट सिटी है यूके का, वहाँ पे ये मुसलमान है सादिक खान, ये मेयर है वहाँ पे। शॉन बेले को इसने शिकस्त दी है, ये ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है, 1973 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स विच सिस्टम फॉर गवर्न अ कंट्री? जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था, इसने कौन सा सिस्टम प्रोवाइड किया था कंट्री को चलाने के लिए? पार्लियामेंट्री सिस्टम है।
पाकिस्तान में जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारी पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट इज अ कम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स, जिसमें तीन चीज़ें आती हैं। एक नेशनल असेंबली है, एक सेनेट है, और एक प्रेसिडेंट है। तो ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलकर पार्लियामेंट बनाता है। और अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब प्रेसिडेंशियल भी नहीं है, मार्शल भी नहीं है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब पाकिस्तान में टोटल तीन कॉन्स्टिट्यूशन हैं जो कि नाफिज हुए थे। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 23 मार्च 1956, जिसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। 234 आर्टिकल हैं जिसमें। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन 8 जून 1962 में, जिसे प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 250 आर्टिकल हैं जिसमें। तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन 14 अगस्त 1973 को इन्फोर्स हुआ, जिसे रिलीजन ऑफ स्टेट कहते हैं, जिसमें 280 आर्टिकल हैं। नेक्स्ट है, आफ्टर नेहरू रिपोर्ट 14 पॉइंट्स वर प्रेजेंटेड बाय। नेहरू रिपोर्ट के बाद 14 नकात 14 पॉइंट्स किसने पेश किए थे? अब देखें, नेहरू रिपोर्ट बेसिकली पेश हुई थी 1928 में, 1928 में। अब 1928 में नेहरू रिपोर्ट होती है, जिसे मोतीलाल नेहरू ने पेश किया था। मोतीलाल नेहरू ने, और जो कि मुसलमानों के राइट को शैकल कर रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। इस हिंदू जो है अपनी मनमानी कर रहे थे, अपने मुतालबात सामने पेश कर रहे थे। तो कायदे आज़म ने कहा कि नहीं, मुसलमानों के भी अपने मामलात ब्रिटिशर्स के सामने रखने चाहिए। फिर उससे अगले साल मार्च 1929 में मुस्लिम लीग ने एक सेशन किया दिल्ली में, और जिसमें प्रेसिडेंट तो कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना थे। इसमें उन्होंने डिसाइड किया कि हम 14 पॉइंट्स पेश करते हैं, 14 नुकात देते हैं, और कि इन पे अमल किया जाए। ब्रिटिशर्स को बताते हैं ये 14 पॉइंट्स। अब ये 14 पॉइंट्स क्या थे, टोटल डिटेल तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे एक दफा देख लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखें, अब ये इन्होंने कहा था कि जो सिस्टम है वो फेडरल लेवल का होना चाहिए, जो पावर है फिर वो थोड़ी थोड़ी प्रोविंसेस को देनी चाहिए। एक ऑटोनमी होनी चाहिए, और तमाम जो सूबे हैं उनको पावर देनी चाहिए, आज़ादी देनी चाहिए। जो लेजिस्लेचर बनता है कंट्री में, कोई भी लेजिस्लेशन होती है, कानून साजी होती है, वो एक डेफिनेट प्रिंसिपल के तहत बननी चाहिए। और इसके अलावा जो सेंट्रल लेवल पे जो कानून साजी होती है, उसमें मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। बाकी ये बहुत ही आसान है कि पंजाब, बंगाल, NWFP इनको अलहदा किया जाए, बम्बई को सिंध से अलहदा किया जाए, मुसलमानों की 1/3 रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ये तो आप बहुत ही ईजी है, आपने पढ़े होंगे। सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बम्बई टू द प्रोविंस। रिफॉर्म्स होनी चाहिए किसमें, NWFP में और बलूचिस्तान में, क्योंकि ये दोनों मुसलमानों के प्रोविंसेस थे। तो बहुत ही आसान है, एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आते हैं कि 1/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, सिंध को बम्बई से अलहदा किया जाए, NWFP और बलूचिस्तान है, इनमें रिफॉर्म्स किए जाने चाहिए। जो लेजिस्लेचर है, कानून साजी है, वो फेडरल लेवल, विफाक लेवल पे की जानी चाहिए, और फिर ऐसा ऐसा सूबों को भी उसके इख्तियारात दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट है, व्हेन ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से कब सेपरेट हुआ था? 1971 में हुआ था बेसिकली। अब 1971 में पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी। इंडिया ने जंग लगाई इसीलिए थी कि बांग्लादेश पर पैदा किया जा सके। और ये कब हुई? 1971 में, 1971 में, जिसमें बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हो गया और इंडिया पाकिस्तान से जंग भी जीत गया। अब इससे पहले पाकिस्तान का हिस्सा था बांग्लादेश। बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान कहते थे,
और हमें जो हमारा पाकिस्तान है उसे वेस्ट पाकिस्तान कहते थे। अब ये किसके तहत बना था? वन यूनिट के तहत बना था। वन यूनिट 1990 1955 में 1955 में बना था कि जो बांग्लादेश है उसको ईस्ट पाकिस्तान कहा गया, और जो पाकिस्तान के चारों सूबे हैं उनको इकट्ठा करके वेस्ट पाकिस्तान का नाम दिया गया। इसे वन यूनिट करार दिया गया कि इकट्ठे हैं। और फिर वन यूनिट डिसॉल्व कर किया गया था 1970 में, 1970 में। ये दो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल डिलीवर्ड हिज फेमस अलाहाबाद एड्रेस इन 1930। अल्लामा इकबाल ने अपना खुतबा अलाहाबाद कब दिया था? 1930 में दिया था। अभी 1 मिनट बाद ड्रॉप हो जाएगी, दोबारा से रीज्वाइन करना है उसी लिंक से। अल्लामा इकबाल ने अपना मशहूर खुतबा अलाहाबाद एड्रेस दिया था कहाँ पे? ये 1930 में लाहौर में दिया था। सो सी इज द राइट ऑप्शन, 1930। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन अकबर एंड हीमू। अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ के आए हैं, अकबर और हीमू के दरमियान हुई थी 1556 में, 1556 में,